हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट लुसेंट जीके करेंगे। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत का पार्ट 1 करेंगे। ऐसे ही करके आगे की क्लास में हम पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट लुसेंट की बुक को कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं हम आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम लुसेंट का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। अर्थात भारत के कई सारे नाम हैं, जैसे कि भारत हो गया, हिंदुस्तान, हिंदू, इंडिया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एंड आधुनिक भारत। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत पहला है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी शास्त्र। पहला देखेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं। 4 टाइप्स होते हैं वेद के: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध जान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ एवं 1462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं, और इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आचार्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ऐसा हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता, तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इसके 8वें मंडल की हस्तलिपि ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल को वर्णित पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उसकी बात करें तो धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारियों में स्पष्ट भेद करता है। अब हम बात कर लेते हैं ईसा पूर्व एवं ईस्वी। ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियर कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियस कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्मतिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एटी में भी लिखा जाता है। एटी यानी कि एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 52वां अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शतपथ ब्राह्मण का स्थान जो है वो किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात कर लेते हैं हम। अगला वेद है हमारा यजुर्वेद। सश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसे गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो ये है यजुर्वेद। नेक्स्ट वेद की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वेद है हमारा सामवेद। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धात्र कहते हैं। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है।
नेक्स्ट वेद की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि सभा एवं समिति किसे कहा जाता है, तो ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। तो दोस्तों अथर्ववेद में जादू टोना का उपयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है पुराण एवं संबंधित वंश। तो जो विष्णु पुराण है ये हमारा मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण ये गुप्त वंश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया है, इसे पढ़ लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद कहा जाता है। तो पूछ लेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद जो है वो पुराना वेद वो है अथर्ववेद। मतलब सबसे जो बाद का नया वेद है वो है अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये 6 वेदांग है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। फिर इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, मृत्यु तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, या फिर अर्थशास्त्र बुक जो है ये इसके किसकी बुक है, तो ये चाणक्य की बुक है, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों से विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित बुक राजतरंगिणी है। तो अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसकी बुक है, वो चाणक्य की है। और जो कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है वो है राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। तो चचनामा किसकी पुस्तक है, ये है अली अहमद की पुस्तक है। 3 पुस्तक हमने देखा कौन कौन सी। सबसे पहले हमने देखा अर्थशास्त्र किसकी है, ये कौटिल्य की है। सेकंड देखा हमने कि कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, राजतरंगिणी है। और चचनामा इसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है। तो ये पुस्तक किसकी है, ये है अली अहमद की। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है। पहला पॉइंट तो वो है अष्टाध्यायी। अब पूछ लेगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो ये है पाणिनि। 4 बुक हमने देख ली। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभारत से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो पतंजलि जो है ये जो बुक है वो महाभारत के शुंगों का इतिहास का पता चलता है। इससे ये भी एक बुक इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट अब पॉइंट है, अब हमारा आ जाएगा विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। इसके बारे में जान लेते हैं कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहला ए नंबर पे है यूनानी रोमन लेखक। इसमें आ जाएगा नंबर 1 टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। सेकंड है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, तो ये है इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी
ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है, और इसकी बुक कौन सी है, तो इसकी बुक है हिस्टोरिका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है थर्ड नंबर पे है हमारा थर्ड पॉइंट है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रटस तथा ऑस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। फोर्थ है मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य योगिन समाज एवं संस्कृति के विषय के बारे में लिखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेगास्थनीज कौन था, तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी पुस्तक की बात करें तो इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, और यह किसके दरबार में आया था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बने। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेकस, 5th नंबर पे है डायमेकस। यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। तो डायमेकस कौन था, यह सीरियस नरेशन एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया, तो डायमेकस जो है ये बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट है डायनोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। तो अशोक के दरबार में कौन आया था, डायनोनीसियस आया था, एंड बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। नेक्स्ट है टॉलमी, 7th नंबर पे है टॉलमी। टॉलमी कौन था, इसके बारे में देखते हैं। टॉलमी जो है ये इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी टॉलमी ने। 8th नंबर पे है प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। तो भारत का भूगोल टॉलमी ने लिखा, नेचुरल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लिनी ने लिखा। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9 नंबर पॉइंट की बात करें तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 800 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। तो ये हमारे 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं। अब हमारा बी नंबर पे आ जाता है चीनी लेखक। अब कौन कौन से, अभी हमने उसकी बात करते हैं। चीनी लेखक में पहला आ जाएगा फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। तो फाहियान इसमें बन जाएगा कि फाहियान कौन था, तो यह चीनी यात्री था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट है 2nd नंबर पे है संयुगन। यह 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। 3rd नंबर पे है ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य की कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम के प्रसिद्ध है। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सीयूकी नाम की एक बुक थी, उसमें प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। तो जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था और ह्वेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नोट है पर देख लेते हैं। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ह्वेनसांग अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था तो उस समय उस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो वो थे आचार्य शीलभद्र। ठीक है। 4th नंबर पे है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब है हमारा पार्ट सी। इसमें है अरबी लेखक का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कि कौन कौन से अरबी लेखक आए। पहले नंबर पे है अलबरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था, तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 3rd नंबर पे है हमारा अरबी लेखक। सी नंबर पे इसमें आ जाएगा पहला अलबरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीब ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अलबरूनी की जो एक बुक थी वो क्या थी, किताब उल हिंद, या इसे ही हम तहकीब ए हिंद कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों,
खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। सेकंड नंबर पे है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है। तो इब्न बतूता की पुस्तक क्या है? रिहला है इसकी इब्न बतूता की पुस्तक। और हमने पहले नंबर पे जो देखा है वो कौन से है? अलबरूनी। इसकी पुस्तक है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वांत से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, अन्य बात करेंगे अन्य लेखक जो हमारे भारत में आए डी नंबर पे, उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो पहला है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तारानाथ ने की थी। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इससे भारतीय इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। सेकंड नंबर पे है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बेगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और सत्य के नाम से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर, जिसे हम विदिशा कहते हैं वर्तमान में, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। भारतवर्ष का अभिलेख जो है हाथी गुफा में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसके शासक थे भानुगुप्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाण युग पुरातत्व भुज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपड़ कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आरिगमेडू पुडुचेरी के निकट स्थित है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट है, सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में जिसे हम म्यांमार कहते हैं, वर्मा मलाया स्वर्ण द्वीप है, कंबोडिया जिसे कंबोज या जावा या यवद्वीप से स्थापित हुए। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम महत्वपूर्ण अभिलेख की बात करेंगे। हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, तो चलिए देखते हैं। अभिलेख एवं शासक, कौन सा अभिलेख किसके शासन में आया? हाथी गुफा अभिलेख, यह तिथि रहित अभिलेख था। इसमें तिथि का वर्णन नहीं था। यह कलिंग राजा खारवेल के समय आया था। जूना अभिलेख गिरनार या फिर इसे हम गिरनाल अभिलेख कहते हैं। ये शासक था रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकेंड। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश घोष। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम देखते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में मिला है। यानी कि इसमें प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य के घटनाओं का उल्लेख रहता है वो लिखित रूप से नहीं मिला है, वह केवल देखा गया है, उसे लिखित रूप से नहीं मिला है। और मानव विकास के उस काल के इतिहास को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है, मतलब उसे आप देख भी सकते हैं पर उसे लिखित रूप में भी वह दिया गया है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उसे आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ संस्कृति और बर्तन, जैसे मालवा में काला तथा लाल बर्तन, बुर्जहोम धूसर बर्तन, जोखे लाल बर्तन, दक्षिणी नवपाषाण काल चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण काल भूरा लाल। जानी मानव जिसे होमो सेपियंस इसका वैज्ञानिक नाम है, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में
स्थायी विकास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे जो प्राचीन फसल थी वो कौन सी थी, तो वो थी गेहूं एंड जौ। अब हम बात करते हैं कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है और कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कला गति की खोज हुई थी। भारत में पूर्वी प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस बूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है, ये इंपॉर्टेंट है। असम का श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव वाघ कपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। नोट है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया।